एक ढक्कन से कैसे सामने आई सोची समझी साजिश की कहानी, कैसे एक चप्पल ने दिलाया मरने वाले को इंसाफ, किस तरह से सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स ने एक के बाद एक इस केस की परतें खोली। दोस्तों, आज की कहानी आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। तो आइए इस केस फाइल को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है उसके साथ ही बदल रही है इंसानी सोच, रिश्तों की परिभाषा और भरोसे की बुनियाद। शादी जिसे कभी पवित्र और जन्मों जन्मांतर का बंधन माना जाता था, आज उसे टूटने में कुछ साल या कई बार तो सिर्फ महीने ही लगते हैं। ऐसा ही दिल दहला देने वाला केस सामने आया है बेंगलुरु से। तारीख थी 24 जून 2025। भारत का आईटी कैपिटल और सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला बेंगलुरु रोज की तरह भाग दौड़ रहा था और लोग अपने अपने काम में मगन थे। चारों तरफ हंसी मजाक का माहौल था और बहुत से लोग अपने भविष्य को सुधारने की उधेड़-बुन में लगे हुए थे। कहीं शोर था तो कहीं शांति। और इसी शांति के बीच साउथ बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में अचानक से एक फोन की घंटी बजती है। पुलिस जब ये फोन उठाती है तो इसके फौरन बाद पुलिस की एक गाड़ी और कुछ ऑफिसर्स बेंगलुरु के रामनगर स्थित कनवा बांध की तरफ दौड़ लगा देते हैं। यहाँ पहुंचते ही पुलिस को सबसे पहले नजर आती है एक कार और उससे कुछ ही दूरी पर पड़ा एक बेजान शरीर, जिसके पास बैठी एक औरत फूट फूट के रो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया। पुलिस जब आसपास देखती है तो बॉडी के नजदीक उन्हें खाली शीशी नजर आती है जिसमें एक विषैला पदार्थ था। आपकी तरह पुलिस को भी यही लग रहा था कि इस आदमी ने खुद अपनी जान ली है। यूं तो हजारों केस पुलिस के सामने आते हैं, पर यह केस थोड़ा अलग और हाई प्रोफाइल केस था, क्योंकि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि पूर्व पंचायत सदस्य लोकेश कुमार था। 45 वर्षीय लोकेश कृष्णपुर डोडी के रहने वाले थे। मकानी ग्राम पंचायत के ये पूर्व अध्यक्ष थे। अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने अपने मिलनसार स्वभाव, ईमानदारी और सेवा भाव से हर किसी का मन मोह लिया था। लोगों ने उनके रूप में एक उभरते हुए व्यक्ति की छवि देखी थी, जो ग्राम पंचायत के सदस्यों समेत गांव के लोगों की हर बात को ध्यान से सुना करते थे और हर सुझाव पर अमल किया करते थे। लोकेश की 2 चिकन की दुकानें थी, एक चन्नपटना में थी और दूसरी सुकुंद कट्टे में। प्रोफेशनल जीवन में सफल रहे लोकेश कुमार की पर्सनल लाइफ भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल थी। एक खूबसूरत पत्नी के रूप में उन्हें चंद्रकला मिली, जिसे पाकर लोकेश बहुत खुश थे। जब लोकेश के पास मकानी की ग्राम पंचायत की अध्यक्षता नहीं रही तो उन्होंने ये जिम्मेदारी अपनी पत्नी को उठाने को कहा और सभी प्रक्रिया पूरी कर चंद्रकला मकानी ग्राम पंचायत की अध्यक्ष बन गई। और इस तरह लोकेश के बाद ये जिम्मेदारी चंद्रकला के कंधों पर आ गई, जिसे वो बखूबी निभा रही थी। इसी बीच 2 बच्चों ने इनके अधूरे परिवार को पूरा किया और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। पर फिर आई 24 जून 2025 की वो सुबह, जब चंद्रकला को पता चला कि लोकेश ने अपनी जान ले ली है। इस सदमे में चंद्रकला तो मानो जैसे टूटी गई। वो अपने पति को याद करके रोने लगी। साथ ही लोकेश के परिवार के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। वो तो यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि लोकेश ऐसा कुछ भी कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि ये जरूर किसी की साजिश है। हालांकि घटना स्थल कुछ और ही कह रहा था। पास ही पड़ी जहरीले पदार्थ की शीशी और लोकेश के मुंह पर उसकी छींटे ये साफ बयां कर रही थी कि लोकेश की जान इस विषैले पदार्थ की वजह से ही गई है। और पहली नजर में पुलिस को भी यही लगा कि लोकेश ने अपनी जान खुद ही ली है। इसलिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है और आसपास पड़ी चीजों को इकट्ठा किया जाता है। पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। दरअसल पुलिस इंस्पेक्टर बीके प्रकाश और सब इंस्पेक्टर सहना पाटिल ने देखा कि घटना स्थल पर शीशी तो है, पर उसका ढक्कन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। अब जाहिर है कि अगर कोई व्यक्ति खुद से इसमें भरे लिक्विड को पीता है और फिर उसी लोकेशन पर जान दे देता है, तो जिस तरह शीशी उसके आसपास गिरी है वैसे ही उसका ढक्कन भी वहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि पूरे एरिया को खंगाला गया पर ढक्कन कहीं नहीं था, जिस वजह से टीम को शक हुआ। दूसरे शक की वजह बनी लोकेश की एक चप्पल। घटना स्थल पर सिर्फ एक ही चप्पल थी, दूसरी आसपास कहीं थी ही नहीं। तब पुलिस अधीक्षक केसी गिरी ने कहा कि आखिर कोई इंसान अपनी जान देते समय एक ही चप्पल क्यों पहनेगा? अगर वो यहाँ कहीं से आया था तो एक चप्पल पहन के तो नहीं आया होगा। जाहिर है कि दोनों चप्पल पहन के ही आया होगा, तो दूसरी कहाँ गई? इन्हीं सवालों ने पुलिस का दिमाग घुमा दिया और अब ये पूरा केस एक सोची समझी साजिश नजर आने लगा। इसलिए पुलिस ने तफ्तीश का एंगल ही बदल दिया और अब इस केस की गहराई से इन्वेस्टिगेशन की जाने लगी। इधर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का एंगल बदल दिया था, उधर चंद्रकला का हाल बहुत बुरा था। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, विलाप कर रही थी, लेकिन अपने परिवार या गांव वालों के सामने नहीं, बल्कि मीडिया के सामने। जिस दिन लोकेश की जान गई उसके अगले दिन ही चंद्रकला ने मीडिया को बुलाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी।
सभी मीडिया और न्यूज़पेपर वाले भी पहुंच गए, जिनके सामने चंद्रकला ने खूब आंसू बहाए। वहां जितने भी लोग थे उनका चेहरा भी चंद्रकला की दुख भरी कहानी सुनकर लटक गया। उसने लोकेश की तारीफों के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चंद्रकला ने कहा कि उसके पति बहुत अच्छे थे, उसे दुख है कि आज वो उसके साथ नहीं है और इस सब की वजह है कर्जा। लोकेश के ऊपर बहुत कर्जा था, उधारी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और इनकम घटती जा रही थी, जिस वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगे। उनकी परेशानी चंद्रकला से भी देखी नहीं जा रही थी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन बढ़ते हुए कर्ज ने लोकेश को इतना ज्यादा सदमे में पहुंचा दिया कि आखिरकार उसने अपनी जान ले ली। ये शब्द हमारे नहीं बल्कि चंद्रकला के थे, जिसके मुंह से निकला एक एक शब्द लोगों के दिलों को छू रहा था। हर कोई ये कहने को मजबूर था कि देखो कितनी अच्छी पत्नी है, बेचारी अपने पति के मरने पर कितना दुखी है। साथ ही चंद्रकला के शब्दों ने ऐसा असर किया कि हर किसी को लगने लगा कि लोकेश ने वाकई कर्ज की वजह से अपनी जान ली है। पर वहां मौजूद पुलिस को तो ऐसा लग ही नहीं रहा था। उनके कान तो पहले ही शीशी के ढक्कन और एक चप्पल ने खड़े कर रखे थे। ऊपर से पति की जान जाने के अगले दिन बाद ही पत्नी द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन्हें और सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ऐसे केस में तो परिवार वालों की हिम्मत जवाब दे जाती है और ये औरत इतनी बहादुरी दिखा रही थी। पुलिस के गले से ये बात नीचे उतर नहीं रही थी कि आखिर कोई कैसे इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुला सकता है और मीडिया के सामने ये सब कुछ कर सकता है। हो ना हो चंद्रकला ने जरूर किसी गहरे राज पर पर्दा डालने की कोशिश की है और इंस्पेक्टर बीके प्रकाश भी ठान चुके थे कि इस केस पर पड़े हर पर्दे को वो उठा के ही दम लेंगे। इसलिए उन्होंने लोकेश के घर वालों से पूछताछ की। घर वालों के अनुसार तकरीबन 7 साल पहले ही चंद्रकला और लोकेश की शादी हुई थी। शुरू में दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। हालांकि पति पत्नी के बीच आपसी लड़ाई लाजमी है, लेकिन इन दोनों के बीच झगड़े हद से ज्यादा बढ़ने लगे थे। इतने की चंद्रकला अपने दोनों बच्चों के साथ बेंगलुरु में ही शिफ्ट हो गई थी। वो मकानी गांव में सिर्फ पंचायत की मीटिंग या काम के सिलसिले में ही आया करती थी, अन्यथा उसने लोकेश से मिलना भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये सुनते ही पुलिस के शक की सुई घूमी चंद्रकला की तरफ, क्योंकि जो पत्नी अपने पति की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी, उसका इस तरह बाल्टियां भर भर कर रोना धोना ये बहुत ही अटपटी सी बात थी। पर इससे भी ज्यादा अटपटा था चंद्रकला का मिजाज। लोकेश के परिवार वालों के अनुसार वो अब लोकेश में नहीं बल्कि किसी और में ही दिलचस्पी ले रही थी। बेंगलुरु में ही उसने अपना एक बॉयफ्रेंड बना रखा था, जिसके साथ घूमना फिरना और शादी के बाद वाली हरकतें करना उसके लिए आम बात थी। उसी की वजह से वो लोकेश से भी दूर होती जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। चंद्रकला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब लोकेश की जान गई उससे कुछ दिन पहले ही लोकेश को चंद्रकला की रंगरलियों के बारे में पता चल गया था, जिस वजह से दोनों के बीच खूब झगड़ा भी हुआ। हालांकि फिर भी चंद्रकला बेंगलुरु से नहीं लौटी। ये सुनते ही पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि इस गेम की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि चंद्रकला ही है, क्योंकि इन दिनों ऐसे केसेस की मानो जैसे बाढ़ आ गई है, जिनमें पत्नी आशिक के प्यार में पड़कर अपने ही पति की जान ले लेती है। पर बिना सबूतों के चंद्रकला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए अब बीके प्रकाश की गाइडेंस में टीम ने सबूतों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया और सबसे पहला सबूत था लोकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसने पुलिस को चौंका कर रख दिया। असल में जिन डॉक्टर्स ने लोकेश का पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने बताया कि जब कोई व्यक्ति खुद से विषैला पदार्थ या कोई लिक्विड पीता है तो वो लिक्विड सीधा उसके पेट में जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरे इंसान को जबरदस्ती कोई ऐसी चीज पिलाता है तो वो इंसान उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है। इसलिए लिक्विड पेट में बहुत ही कम मात्रा में जा पाता है, जबकि चेस्ट के आसपास ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। और लोकेश के केस में भी यही हुआ था। मतलब उसने खुद से वो लिक्विड नहीं पिया था, बल्कि उसे जबरन पिलाया गया था। यानी कि ये एक वेल प्लान्ड केस था, जिसे ऐसी शक्ल देने की कोशिश की गई कि मानो लोकेश ने अपनी जान खुद ही ली है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए टीम ने सबसे पहले अपने प्राइम सस्पेक्ट चंद्रकला की कुंडली खंगाली और सबसे पहले चंद्रकला की कॉल डिटेल्स निकलवाई। सीडीआर से पता चला कि चंद्रकला एक आम आदमी से रेगुलर टच में है, जिसका नाम था योगेश, जो बेंगलुरु के जनरल पोस्ट ऑफिस में काम करता था और उससे चंद्रकला की लगभग रोज ही बात होती थी। इसलिए पुलिस ने योगेश की 24 जून की लोकेशन ट्रेस की, पर वो घटना स्थल के आसपास नहीं बल्कि उसके घर की ही शो हो रही थी। इसलिए उन्हें लगा कि शायद योगेश कोई दोस्त होगा और ये उनका सस्पेक्ट नहीं है। लेकिन सब इंस्पेक्टर सहना पाटिल को एक बात खटकी, वो ये कि चंद्रकला ने योगेश से 23 जून की रात और 24 जून को लोकेश के मरने के बाद भी बात की थी, जबकि वो तो दुखी थी। तो ऐसा कैसा दुख कि योगेश से बात करने के लिए खास टाइम निकाला। चलो 23 जून का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन 24 जून को लोकेश के मरने के बाद भी। इसलिए उन्होंने योगेश की कॉल हिस्ट्री निकाली और उसकी कुछ दिन पहले की लोकेशन भी ट्रेस की, तो पता चला कि 23 जून की रात को योगेश उसी लोकेशन पर था जहां लोकेश को मारा गया था। अब यूं तो ये सबूत काफी थे चंद्रकला और योगेश को उठाने के लिए,
लेकिन टीम ने और काम किया और घटनास्थल के आसपास के होटल्स और पेट्रोल पंपों से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की, जिसमें काली कार कई बार नजर आई जो 23 जून की रात को घटनास्थल के आसपास ही एक्टिव थी। जब इस कार के बारे में पता किया गया तो ये योगेश की निकली। वहीं योगेश की कॉल हिस्ट्री में उसी रात किसी संतोष से लगातार बातचीत भी नजर आ रही थी और इस संतोष की लोकेशन भी इसी पॉइंट पर थी। साथ ही कुछ और भी नंबर्स वहां एक्टिव थे, इसलिए पुलिस को शक हो गया कि शायद योगेश और चंद्रकला ने ये काम किसी और से करवाया है। इसलिए अब दोनों को हिरासत में लिया जाता है, जहां पहले तो ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही सारे सबूत इन्हें दिखाए जाते हैं तो योगेश टूट जाता है और वो तोते की तरह सारी सच्चाई उगलने लगता है। इसका कहना था कि उसका और चंद्रकला का अवैध संबंध था। वो दोनों पिछले कई सालों से साथ में थे, लेकिन चंद्रकला को अक्सर अपने गांव जाना पड़ता था, जबकि वो लोकेश के पास जाना नहीं चाहती थी। लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य होने की वजह से उसे अक्सर मीटिंग और जरूरी काम की वजह से गांव जाना ही पड़ता था, जहां वो लोकेश से मिलती। साथ ही लोकेश भी अक्सर चंद्रकला और अपने बच्चों से मिलने के लिए बेंगलुरु आता था, पर चंद्रकला को उसका आना भी पसंद नहीं था। इसी बीच लोकेश को चंद्रकला और योगेश के बारे में सब पता चल गया, इसलिए वो चंद्रकला से झगड़ा करता था और उसका सच सबको बताने की धमकी भी देता था। बेइज्जती के डर से चंद्रकला ने योगेश के साथ मिलकर लोकेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। योगेश को चंद्रकला का यह आइडिया पसंद आया और दोनों ने मिलकर लोकेश को मारने का फैसला किया। पर मसला ये था कि योगेश ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने बचपन के दोस्त संतोष से कांटेक्ट किया और उसे ये काम सौंप दिया। संतोष भी रुपये और दोस्ती की वजह से लोकेश को मारने के लिए तैयार हो गया और उसने अपने साथ 3 और साथी शिवलिंगा, सूर्या और चंदन को मिला लिया। इसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं और 23 जून की रात को योगेश अपनी गाड़ी में संतोष और उसके साथियों को लेकर लोकेश का पीछा करता है। लोकेश अपनी चिकन शॉप के काम को खत्म करके जाने लगता है। तब योगेश उसका पीछा करता है और कनवा बांध के पास सुनसान सा इलाका देखकर उसकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देता है। इसके बाद वो गाड़ी से उतरता है, लोकेश के पास जाता है और उसे सिंपैथी दिखाते हुए पूछता है कि आपको कहीं लगी तो नहीं। लोकेश भी बाहर निकलता है। इतने में संतोष अपने साथियों के साथ गाड़ी से बाहर आता है और लोकेश को पकड़कर उसकी गाड़ी से खींचता है और जबरदस्ती उसे वो विषैला लिक्विड पिला देता है, जबकि योगेश ये सब देखता रहता है। कुछ देर बाद लोकेश वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। इसके बाद ये लोकेश की कार को कुछ दूर ले जाते हैं और सही जगह देखकर सड़क किनारे खड़ी कर बॉडी को भी वहीं छोड़कर निकल जाते हैं, ताकि देखने पर ऐसा लगे कि उसने खुद अपनी जान ली है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हर मुजरिम की तरह इन्होंने भी कुछ गलतियां की थीं। दरअसल घटना स्थल से कुछ ही दूर जहां लोकेश को लिक्विड पिलाया गया था, इन्होंने शीशी का ढक्कन खोलकर उसी जगह पर फेंक दिया। इसलिए वो लोकेश की बॉडी के पास मिला ही नहीं और इसी ढक्कन की वजह से पुलिस के दिमाग में पहली घंटी बजी। दूसरी घंटी बजी लोकेश की एक चप्पल की वजह से, जो घटना स्थल से गायब थी। हुआ कुछ यूं कि जब ये लोकेश को घसीट रहे थे तब उसकी एक चप्पल उतर गई, जो वहीं पड़ी रह गई। इसके अलावा इन सबकी कॉल डिटेल्स और योगेश की गाड़ी ने भी पुलिस की काफी हेल्प की। वहीं चंद्रकला इस पूरे केस की मास्टरमाइंड थी। उसी ने योगेश को लोकेश की जान लेने के लिए उकसाया और उसका साथ भी दिया। इतना ही नहीं, लोकेश के मरने से पहले और उसके मरने के बाद योगेश एक एक अपडेट चंद्रकला को दे रहा था और वो बड़ी तसल्ली से अपने पति की मौत की एक एक जानकारी सुन रही थी। इस तरह लोकेश को मारने के जुर्म में योगेश, संतोष और उसके साथियों को अरेस्ट किया गया, जबकि इस पूरे प्लान को बनाने में इनकी मदद करने और अन्य चार्जेस में चंद्रकला को भी गिरफ्तार किया गया। इस तरह एक ढक्कन और एक चप्पल ने इस केस की सच्चाई दुनिया के सामने लाने का काम किया और लोकेश को इंसाफ दिलाया। हालांकि ये कोई पहला केस नहीं है जहां एक पत्नी ने अपने ही पति को मारने की साजिश रच डाली हो, बल्कि ऐसे कई केसेस की अब भरमार हो रही है, जहां 2 पल के सुख और किसी गैर मर्द से अवैध संबंधों के चलते एक पत्नी अपने सुहाग को उजाड़ने से जरा भी पीछे नहीं हटती। देश भर में अलग अलग कोनों से हमें ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं जहां ऐसे केसों से पर्दा हटा है, जो दिखाता है कि हमारा समाज वाकई बहुत बदल चुका है। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं। कोर्ट में इनके खिलाफ केस दायर किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इन्हें क्या सजा मिलती है। चंद्रकला को कोर्ट क्या सजा देगा, ये देखने वाली बात है। आप बताइए, इन लोगों को क्या सजा दी जानी चाहिए, स्पेशली चंद्रकला को, जिसने अपने ही सुहाग को उजाड़ दिया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और केस फाइल्स को जानने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें।